नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्यों? क्योंकि अभी एक दिन पहले हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत टाइम से अवेटेड एक रिफॉर्म, एक सुधार जिसको हम जीएसटी 2.0 के नाम से जानते हैं, वो लॉन्च किया है। और ऐसा कहा जा रहा है, अब ये तो वक्त बताएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा केवल यही रिफॉर्म हमें जो ट्रम्प टैरिफ का जो स्कैंडल है उससे उबरने में बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं कि जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन, कि आप अच्छे से समझ पाएं कि जीएसटी क्या है। फिर इसके बाद जीएसटी के टाइप्स यानी कितने प्रकार की जीएसटी होती है। आफ्टर दैट उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी संवैधानिक प्राविधान क्या क्या किए गए हैं इस संबंध में। और सबसे अंत में हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो रिफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है जीएसटी को लेकर के, जो जीएसटी में सुधार किया गया है, उस सुधार का हमारे मार्केट पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी क्या है? तो यहां एक बात तो ये क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, कि इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स मतलब होता है वस्तु और सेवा कर एवं सेवा कर होता है। अब वस्तु की बात कर ले हम, तो वस्तु से जुड़ी हुई दो प्रोसेस होती है। एक होता है वस्तु का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, या इसको कह सकते हो उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और दूसरी चीज होती है उसकी सप्लाई यानी उसका वितरण या बिक्री या सेल कह सकते हो। ओके, तो वस्तु से संबंधित ये जो दोनों चरण हैं, दोनों ही चरणों पर ये एक टैक्स काम करता है जिसको हम जीएसटी कहते हैं। और इस जीएसटी में केवल वस्तु ही शामिल नहीं किया गया है, इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। तो जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे एजुकेशन इज अ सर्विस। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है, तो आई एम सर्विस प्रोवाइडर, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं और वो सेवा ग्राही है, वो सर्विस ले रहा है। सिमिलरली आप जब जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो यहां पर आप कोई वस्तु के संबंध में बात नहीं कर रहे हो। जोमेटो जो कंपनी है दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। अपना फोन यूज करते हो तो यू आर यूजिंग अ सर्विस प्रोवाइडर दैट इज कॉल्ड एयरटेल, उसे एयरटेल कह सकते हो, उसे उसे जियो, रिलायंस जियो के नाम से बोल सकते हो। ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, दैट इज सर्विस। जब आप अपने शहर से बाहर जाते हो और किसी होटल में रुकते हो तो यू आर टेकिंग द सर्विस, आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो सेवाओं पर भी हमें टैक्स पे करना होता है। तो इन दोनों को मिला करके यानी गुड्स एंड सर्विसेज को मिला करके एक टैक्स बनाया गया है जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, यानी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर। अब पर का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक चरण पर, चाहे वो चरण उत्पादन का हो चाहे वो चरण बिक्री का हो। तो उत्पादन के चरण पर भी, बिक्री के, अच्छा बिक्री का केवल एक चरण नहीं होता है, बिक्री के कई चरण होते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्शन यूनिट से कोई चीज आती है तो सबसे पहले होलसेलर के पास आती है, फिर रिटेलर के पास आती है, कई बार रिटेलर से भी छोटा रिटेलर होता है, फिर हमारे पास तो एक पूरी चेन होती है। उस चेन में हर स्टेप पर
जो टैक्स पे करना पड़ता है उसे हम कहते हैं जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एज यू नो कि देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, यानी कर दो प्रकार के होते हैं। एक कर होता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि इसमें जिस पर लगाया जाता है, जिस बंदे पर यानी जिस व्यक्ति पर या जिस संस्था पर टैक्स लगाया जाता है, लगाना मतलब इंपोज करना, इंपोज, तो जिस पर ये इंपोज होता है उसी पर टैक्स का लोड आता है, यानी उसी को टैक्स पे करना होता है। यानी यहां पर टैक्स जिस पर लगाया जाता है और जिसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही बंदा या एक ही संगठन होता है। यानी जो टैक्स पे कर रहा है वही रिटर्न भर रहा है। तो यहां ध्यान रखना आपको एक बात का कि जिस बंदे पर टैक्स लगाया जाता है उसे एक घोषणा, एक डिक्लेरेशन देना होता है, उसे एक घोषणा करनी पड़ती है कि मेरे ऊपर टैक्स की इतनी लायबिलिटी बन रही है, मेरे ऊपर कर की इतनी जवाबदेही बन रही है और मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूं या टैक्स में इतनी छूट ले रहा हूं। तो इस डिक्लेरेशन को हम रिटर्न फाइलिंग कहते हैं। तो जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है इसका मतलब उस पर जो रिटर्न फाइल कर रहा है उस पर टैक्स लगाया गया है। तो जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसी पर लोड आए तो ये डायरेक्ट टैक्स है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है उसी पर टैक्स का लोड हो। अब आप पूछोगे रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है? तो रिटर्न उस व्यक्ति को फाइल करना होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है। अब देखो यहां क्या होता है कि रिटर्न अगर किसी दूसरे बंदे को फाइल करना पड़े, रिटर्न फाइल करने वाला बंदा कोई दूसरा हो और टैक्स का लोड किसी दूसरे बंदे पर आए, यानी ये दो बंदे हो या दो से ज्यादा बंदे हो, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टैक्स किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी अन्य संगठन पर, किसी अन्य संस्था पर इंपोज किया जा रहा हो, ओके, टैक्स का इंपोजिशन किसी एक व्यक्ति पर हो और टैक्स का लोड किसी दूसरे व्यक्ति पर आए, यानी जो टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा है वो टैक्स चुका तो रहा है, चूंकि रिटर्न फाइल कर रहा है तो चुकाएगा, लेकिन वो वसूल ले रहा है। ठीक, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वसूली चल रही है और अल्टीमेटली लोड किस पर आ रहा है? लोड उस पर आ रहा है जो वस्तु या सेवा को कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर है। तो ये इस तरह का जो टैक्स होता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, अब देखो एक तरीके से और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो किसकी? पीएससी की या यूपीएससी की, है ना? तो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहां से मैं ये शब्द चुरा लेता हूं, पीएससी। ठीक, यू आगे जोड़ दो फिर हटा दो क्योंकि इससे हमें लेना नहीं है। पी फॉर होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, और एस फॉर होता है सप्लायर, सप्लायर, ओके, और सी फॉर होता है कंज्यूमर। ओके, तो अब ऐसे समझो कि रिटर्न अगर ये दोनों फाइल करें, यानी टैक्स प्रोड्यूसर पर लगाया गया हो या सप्लायर पर लगाया गया हो और लोड कंज्यूमर पर आए, तो इस तरह का जो टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दिस इज द वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई के किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस प्रोडक्ट
की कीमत जितनी बढ़ाई जा रही है, टैक्स सिर्फ उस पर लिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट स्टेज है, पहला स्तर है, वो मैन्युफैक्चरिंग का है, निर्माता का है। किसी निर्माता ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, एक उत्पाद तैयार किया। उस उत्पाद को तैयार करने में उसकी कॉस्ट आई 60 रुपीज, 60 रुपए उसकी लागत आई। अब 60 रुपए लागत की ये वस्तु पर उसने अपना 40 रुपीज मुनाफा जोड़ा, यानी 40 रुपए लाभ जोड़ा, तो वस्तु की कीमत पहुंच गई 100 रुपए, 100 रुपीज। अब देखिए, इस 100 रुपए पर 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा। इस पूरे 100 रुपए पर 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो टैक्स हो गया 18 रुपया। अब टोटल 60 रुपए की चीज जो है वो फैक्ट्री से बाहर आई, जो आउटलेट था, जो फैक्ट्री का स्टोर था, स्टोर से बाहर आई, तो उसकी कीमत हो गई 118 रुपए। ओके, अब आगे देखते हैं। अब कहां आएगी? अब आएगी यहां से होलसेलर के पास। तो सेकेंड स्टेज पर देखते हैं। सेकेंड स्टेज पर होलसेलर बैठा हुआ है। इससे ये वस्तु पड़ी कितने में? 118 रुपीज, यानी 118 रुपए में। इस बंदे ने क्या किया? 22 रुपीज अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, इसमें 22 रुपए इसमें अपना लाभ जोड़ लिया। तो लाभ जोड़ने के बाद ये जो कमोडिटी थी, ये जो वस्तु थी, ये उसका कीमत हो गया 140 रुपए। अब देखिए, इस स्टेज पर भी टैक्स लगेगा। तो अब इस स्टेज पर कितने रुपए पर टैक्स लगेगा? जैसे यहां तो हमने पूरे 100 रुपीज पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन अब यहां 140 रुपए यानी 140 रुपीज पर टैक्स नहीं लगेगा। यहां टैक्स लगेगा जितना इस स्टेज में वैल्यू एडिशन किया गया है। तो इस स्टेज में वैल्यू एडिशन किया गया है ओनली 22 रुपीज। मतलब इस होलसेलर ने सिर्फ इस वस्तु की कीमत से 22 रुपए बढ़ाई है, तो 22 रुपीज पर टैक्स आ गया 3% के हिसाब से, 18% के हिसाब से 3 रुपए 96 पैसे, यानी 3 रुपीज 96 पैसे इस पर टैक्स हो गया। तो ये चीज बढ़कर हो गई कितनी? 143 रुपीज 96 पैसे। ओके, यानी 143 रुपए 96 पैसे, या राउंड फिगर में बोले तो 144 रुपए में होलसेलर ये किसी रिटेलर को ये कमोडिटी, ये वस्तु, ये आइटम प्रोवाइड करेगा। अब थर्ड जो स्टेज है वो रिटेलर का स्टेज है। रिटेलर के पास वो वस्तु आई 144 रुपीज में। उस रिटेलर ने भी क्या किया? 30 रुपीज अपना प्रॉफिट जोड़ लिया उसमें, तो ये हो गया 174 रुपीज का। अब आती है बारी किसकी? टैक्स लगाने की। तो टैक्स जब लगेगा, अब इस पर जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से, तो किस पर लगेगा? इस टैक्सेबल वैल्यू है 30 रुपीज। ये जो प्रॉफिट, ये जो लाभ जोड़ा जा रहा है, यही वैल्यू एडेड है। तो इस 30 रुपीज पर टैक्स लगेगा, और 30 रुपीज पर टैक्स लगने के बाद इट बिकम्स 177 रुपीज 60 पैसा, यानी 177 रुपए 60 पैसे पर। अब देखो, यहां पर 1 2 3 स्टेजेज हो गए। अब हर स्टेज में, जैसे इसने टैक्स लिया है, किसने? जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने टैक्स लिया। किससे लिया इसने? ये टैक्स कितना? 18 रुपए टैक्स इसने कलेक्ट किया है। किससे? होलसेलर से, है ना? तो होलसेलर से इसने टैक्स लिया है, तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया सरकार का जो पैसा है वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, और अब मैं जाकर के इसको बैंक में जमा कर दूंगा सरकार के खाते में। ओके, तो इसी डिक्लेरेशन को कहा जाता है रिटर्न फाइल करना। तो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है 18 रुपए। सेकेंड स्टेज पर आ जाओ तो यहां टैक्स कलेक्ट कर रहा है होलसेलर 3 रुपए 96 पैसे, और थर्ड स्टेज पर आ जाओ तो यहां पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है ये 3 रुपीज 60 पैसे। तो ये तीनों चूंकि कलेक्टर है, इसलिए इन तीनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा अलग अलग समय में। और क्या? और इन्हें फाइल करना पड़ेगा क्या? रिटर्न।
ओके, तो ये तीनों के तीनों रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन ध्यान देना यहां कि ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्स ये गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, बट टैक्स का लोड इन पर नहीं आ रहा है। टैक्स का लोड किस पर आएगा? वो बेचारे का नाम जिस पर टैक्स का लोड आएगा, उस बेचारे का नाम है कंज्यूमर। ओके, वो कंज्यूमर नामक प्राणी है जिस पर सारे टैक्सेस का लोड आता है। जब कोई ये कहता है कि आर यू टैक्स पेयर, तो अधिकांश लोग ऐसा बोलते हैं, नो 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 नो, मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करता हूं, या मैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, या मैं इनकम टैक्स पे नहीं करता हूं, सो दैट आई एम नॉट अ टैक्स पेयर। तो जब कोई ऐसा बोलता है तो ही इज टोटली रॉन्ग, वो पूरी तरह से गलत है। बिकॉज यहां हर इंसान, जो बच्चा अभी पैदा हुआ, इवन जो पेट में है, वो भी कंज्यूम कर रहा है कुछ इंजेक्शंस, कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स, वो कंज्यूम कर रहा है अपनी मां के पेट में, इसलिए वो कंज्यूमर हो गया। तो जो इस दुनिया में आया ही नहीं है वो भी टैक्स पेयर है, और जो दुनिया से चला गया, ओके, जब कोई किसी की डेथ हो गई तो अंतिम उसका जो संस्कार होता है, वो संस्कार में वो कंज्यूमर हो गया, डेड बॉडी। ओके, तो वो भी टैक्स पेयर हो गया। तो यहां कंज्यूमर के ऊपर टोटल लोड आया, और कंज्यूमर ने ही पूरे, चाहे ये ₹3.60 की बात करें, चाहे ₹3.96 की बात करें, या यहां ₹18 की बात करें, तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा लोड इस कंज्यूमर पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी टैक्स पे किया जा रहा है वो सब इस ₹177.60 में इंक्लूड है, इसमें शामिल है। इसीलिए जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, या इंक्लूड ऑल टैक्सेस। इज इट ओके? तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के प्रकार की। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। नंबर 1 इज कॉल्ड सीजीएसटी, यानी हियर सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? जीएसटी का, यानी जो ये टैक्स है, टैक्स की कमाई का, टैक्स से जो इनकम जनरेट की जा रही है उसका वो वाला पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी और सीजीएसटी। सिमिलरली दिस इज एसजीएसटी, एस फॉर स्टेट। ओके, तो सेम थिंग कि जो जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है उस कलेक्शन में जो हिस्सा स्टेट का बनता हो, दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी। एंड नेक्स्ट इज यूटीजीएसटी। ये भी क्लियर है, यूटीजीएसटी मींस क्या हो गया? हियर यूटी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को जो हिस्सा मिल रहा है, दैट इज यूटीजीएसटी। अब यहां एक चीज देखनी होगी छोटी सी, कि जब सप्लायर, जो सप्लायर मींस सेलर, यानी जो एजेंसी सामान बेच रही है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सप्लायर और कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों एक ही स्टेट में हो। ध्यान रखना है, यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही स्टेट के हों। भाई तमिलनाडु का सप्लायर मध्य प्रदेश में आकर के सामान बेच सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? कि भाई कोई बंदा तमिलनाडु का रहने वाला है, कोई बंदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई बंदा गुजरात का रहने वाला है, वो हो सकता है कि यहां भोपाल में अपनी ड्राई फ्रूट्स की दुकान खोल ले। ओके, तो चलिए यहीं से सप्लायर कहां है? सप्लायर भोपाल में है।
भोपाल में ही बैठ के सप्लाई कर रहा है, उसकी दुकान भोपाल में है। और कंज्यूमर कहां का है? कंज्यूमर भी सेम स्टेट का है, भोपाल का हो सकता है, सतना का हो सकता है, रीवा का हो सकता है, झाबुआ का हो सकता है, नीमच का हो सकता है, बालाघाट का हो सकता है। मतलब आउट ऑफ स्टेट नहीं है, राज्य के बाहर का नहीं है, उसी राज्य में है कंज्यूमर। तो जब दोनों एक ही स्टेट के होते हैं और इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, यानी इनके बीच में लेन देन होता है, इनके बीच में बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस में कुछ इनकम जनरेट होती है जीएसटी के रूप में। जीएसटी के रूप में सपोज कर लीजिए कि ये जो जीएसटी टैक्स आया, इस बिजनेस में 100 रुपीज, 100 रुपए टैक्स आया। तो अब ये 100 रुपए बहुत इजीली दो के बीच में बांट दिया जाएगा, बिकॉज देयर आर ओनली टू पार्टीज, एक सेंटर और एक स्टेट, और दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। 50 रुपया सेंटर का हो गया, 50 रुपया स्टेट का हो गया। इस कंज्यूमर को रिसिप्ट दी जाएगी, रिसिप्ट पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सीजीएसटी, सीजीएसटी 50 रुपीज, एसजीएसटी 50 रुपीज, 50 रुपए। लेकिन भाई सब कुछ इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तब आ जाता है जब सप्लायर किसी अदर स्टेट में बैठा हुआ हो, सप्लायर किसी अदर स्टेट में हो और कंज्यूमर जो है किसी अदर स्टेट से ऑर्डर कर रहा हो। तो कंज्यूमर किसी दूसरे, सप्लायर सपोज कर लीजिए तमिलनाडु का है और कंज्यूमर एमपी में बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे वहां से सामान यहां कैसे आएगा? तो आज हमारा एक बहुत बड़ा जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें नहीं पता होता है कि हम ऑर्डर कहां कर रहे हैं, हम कहां से सामान मंगा रहे हैं। ऐसे ऑफलाइन शॉपिंग में आपको पता होता है कि आप किस दुकान पर जा रहे हो और दुकान की फिजिकल लोकेशन क्या है। लेकिन यहां जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि ये जो ट्रेडिंग एजेंसी है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो चलिए, तो ये दोनों दो स्टेट में हो गए, दो स्टेट्स हो गए, मतलब दिस इज ट्रेडिंग बिटवीन टू स्टेट्स, टू स्टेट्स। अब फिर वही बात कि यहां भी सपोज कर ले आप 100 रुपीज टैक्स आया, 100 रुपीज जीएसटी कलेक्ट की गई, इस ट्रेडिंग में 100 रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ। तो अब समस्या ये हो जाएगी कि एक पार्टी पहले से ही है सेंटर, और यहां स्टेट के तौर पर अब दो पार्टीज हो गई, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। एक स्टेट में कंज्यूमर है और एक स्टेट में सप्लायर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तीन पार्टियां हो जाती हैं तो दिस इज बिटवीन टू स्टेट्स, और जब टू स्टेट्स की बात करें तो टू स्टेट्स को इंटर स्टेट भी कहते हैं। तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ टैक्स दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब सप्लाई उसी स्टेट से हो रही हो जिस स्टेट में कंज्यूमर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होती है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक सेंटर और एक स्टेट। जो भी टैक्स इनकम होती है उसका आधा सेंटर को और आधा स्टेट को जाता है। आईजीएसटी जब सप्लाई किसी एक स्टेट से हो रही हो और कंज्यूमर किसी दूसरे स्टेट में हो तब आईजीएसटी होता है। इसमें तीन पार्टियां हो जाती है, एक सेंटर और दो स्टेट्स। जो भी टैक्स इनकम होगी उसके तीन हिस्से होंगे, एक हिस्सा सेंटर को जाएगा, दूसरा हिस्सा इस पहले स्टेट को और तीसरा हिस्सा दूसरे स्टेट को। यूटी जीएसटी ये बात बता चुका हूं। भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों का जो हिस्सा होता है जीएसटी में दैट इज कॉल्ड यूटी जीएसटी, दैट इज वेरी सिमिलर टू एसजीएसटी। जीएसटी द्वारा बदले गए केंद्रीय टैक्स, जीएसटी द्वारा बदले गए केंद्रीय टैक्स का मतलब यहां बदले गए से सेंस से रिप्लेस किए गए। जब जीएसटी आई तो उसने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया या हटा के उसकी जगह पर जीएसटी आई। तो ऐसा नारा दिया गया कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर यह जीएसटी बेस्ड है। तो देखें यहां सबसे पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
ये जो टैक्स है ये लगाया जाता है किसी भी वस्तु के उत्पादन पर। ओके, हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, हमारे देश की जो सीमा है, उसके भीतर आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी से सेंस सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा करके आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड दैट टैक्स वाज कॉल्ड, उस कर को हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते थे। इसमें सिर्फ लिकर जो था, लिकर इसका एक्सेप्शन था, यानी शराब पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूलती थी या नहीं लेती थी। शराब पर एक्साइज ड्यूटी वसूलने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को होता था। ओके, तो इस तरह से दो एक्साइज होते हैं, एक सेंट्रल एक्साइज और एक स्टेट एक्साइज। नेक्स्ट सर्विस टैक्स होता था। सर्विस टैक्स का मतलब टैक्स ऑन सर्विसेज। जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाकर के सर्विस लेते हो यानी सेवा लेते हो, तो सर्विस प्रोवाइडर को एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका लोड आप पर आएगा, एंड दैट वाज सर्विस टैक्स। इसके बाद कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क होती थी। ये जानते ही हो आप, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट कहीं बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है दैट इज कस्टम ड्यूटी। और सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था। सेल्स टैक्स लगाया जाता था इंटर स्टेट ट्रेड पर, यानी जो दो राज्यों के बीच लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, चीजों का आवागमन हो रहा है, उस पर सेंट्रल सेल टैक्स होता था। और सेस और सरचार्ज विशिष्ट उद्देश्य जैसे शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 बड़े बड़े टैक्सेस, यानी जो 5 बिग टैक्सेस थे, 5 बड़े बड़े टैक्सेस थे। ये 5 बड़े बड़े टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 बड़े बड़े टैक्सेस को रिप्लेस किया गया जीएसटी के जरिए। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यानी जो स्टेट कलेक्ट करती थी, जिसमें मैंने बताया स्टेट एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको सेल टैक्स या वैट भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होता था। इसके बाद लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम्स पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, जैसे लग्जरी। इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब आप थिएटर में जा रहे हो या सर्कस में जा रहे हो तो वहां पर इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। इसके बाद विज्ञापन पर यानी एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता था। ये सारे टैक्सेस, और फिर स्टेट अपना भी सेस और सरचार्ज लगाती। तो ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, इन सारे टैक्सेस को हटा करके, और एक टैक्स आ गया जिसका नाम है जीएसटी। ओके, आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ? इससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गया। मतलब आप ये सोच लो कि जितने टैक्स होंगे उतने बंदों को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उतना टैक्स कलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। ओके, तो उन सब की जगह सिर्फ एक ही टैक्स है जीएसटी। तो आप ये कह सकते हो कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, बल्कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स है। गुड एंड सिंपल टैक्स भी इसे कहा जाता है। इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई कर दिया, और कंज्यूमर के लिए भी, और साथ ही साथ जो रिटेलर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी टैक्सेशन को काफी आसान बना दिया। और जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लगातार जब से ये रिफॉर्म हुआ है, 8 साल हो गए इस सुधार को, यानी वन टैक्स वन नेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस 8 इयर्स पुराना है। 1 जुलाई 2017 को ये टैक्स लॉन्च किया गया था जीएसटी। तब से लेकर के आज तक हमारा जीएसटी कलेक्शन लगातार साल दर साल नए नए रिकॉर्ड्स, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, बना रहा है। टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, राज्यों का भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। यहां
एक बात बस आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहां उस राज्य को ज्यादा फायदा होगा, उस स्टेट को ज्यादा फायदा होगा जहां कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होंगी। ओके, तो अगर किसी स्टेट को जीएसटी में बेनिफिट लेना है, जीएसटी में फायदा लेना है, तो अपने यहां ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। ओके, जब जितना ज्यादा ये मार्केट डेवलप होगा उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन स्टेट का बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप सभी महानुभावों से, भाइयों से, बहनों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे करना चाहूंगा कि जीएसटी 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? जीएसटी 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? और अगर आपको इसका जवाब सही पता चल जाए, इसके बाद मैं अभी इसका आंसर दूंगा, तो अगर इसका आंसर, इसका जवाब सही हो तो इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि जीएसटी एकमात्र ऐसा टैक्स है जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, किसी भी लिस्ट में इसे जगह नहीं दी गई है। यानी इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल, यानी ये 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए अलग से आर्टिकल 246A में प्रोविजन किया गया है, और ये प्रोविजन करने के लिए, यानी ये 246A जोड़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो 101th यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 से ये संशोधन किया गया संविधान में, और इस संशोधन के जरिए एक जीएसटी को एक विशेष प्रकार का कर घोषित किया गया, जिस पर पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को इक्वल राइट्स हैं लॉ मेकिंग की, दोनों को समान अधिकार है। इस तरह जब मैं बात कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों को अधिकार है, समान अधिकार नहीं, दोनों को अधिकार है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का, लेकिन समान नहीं है। वहां कहा गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों को राइट है लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का। बट अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, अगर कोई मतभेद हो दोनों के बीच में, तो सेंटर द्वारा बनाया गया कानून, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है जीएसटी के संबंध में। जीएसटी के संबंध में सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल पावर है, दोनों अपने अपने हिस्से के टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, कलेक्शन ना होने पर क्या पनिशमेंट हो, इस तरह से संबंधित लॉ बना सकते हैं, और उन दोनों लॉज में मतभेद होने पर भी दोनों प्रभावी रहेंगे। ओके, इसके बाद इसी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक और आर्टिकल जोड़ा गया, जिससे कहते हैं 269A। 269A इंटर स्टेट सप्लाई के लिए जीएसटी का प्रोविजन करती है, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए जीएसटी का प्रोविजन करती है। और इसके बाद इसी अमेंडमेंट से एक आर्टिकल और जोड़ा गया, जिसको कहते हैं 279A, और आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। क्या? जीएसटी परिषद की बात की गई है। ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी इसका गठन, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इट हैज टोटल 33 मेंबर्स, इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। 33 कैसे हो गए देखना है। एक सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे, यानी पंकज चौधरी जी, यहां पर आप इनका फोटो देख सकते हो, ये निर्मला सीतारमण जी हैं, ये पंकज चौधरी जी हैं, ये दो हो गए।
तो दो ये हो गए सेंटर के, और इसके बाद दो निकाल दीजिए 33 में से, तो 31 स्टेट्स से हो गए। अब आप कहोगे स्टेट्स तो केवल 28 हैं, तो 31 कहां से आ गए? तो 31 ऐसे हो गए कि 28 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स, और इसके बाद दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K, ये 3 यूटीज के फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरह से ये हो गए 28 + 3 = 33 मेंबर्स, 33 सदस्य हो गए। ये जीएसटी काउंसिल क्या करती है? तो सबसे पहली चीज तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? ये तय करना है कि कौन कौन से कमोडिटीज, कौन कौन से आइटम्स जीएसटी के अंतर्गत आएंगे और किन किन चीजों को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी कौन कौन सी चीजें जीएसटी की सूची से बाहर होंगी। सेकेंड ऑफ ऑल, जो सेकेंड है वो क्या है कि जीएसटी से रिलेटेड कोई लॉ मेकिंग का काम है, तो लॉ मेकिंग तो पार्लियामेंट करती है। ये जीएसटी काउंसिल लॉ मेकिंग करने का राइट जीएसटी काउंसिल के पास हो ही नहीं सकता, लेकिन पार्लियामेंट को समय समय पर राइट सजेशंस देना, राइट एडवाइस देना, ये काम, या ऐसा कह सकते हो कि जीएसटी से रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तो उसका ड्राफ्ट तैयार करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। इंटर स्टेट जीएसटी में सेंटर का और जो बाकी दोनों स्टेक होल्डर्स यानी दोनों स्टेट्स हैं उनका कितना कितना हिस्सा हो, यानी उन जो आईजीएसटी कलेक्ट की जा रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स का निर्माण करती है जीएसटी काउंसिल। इसके बाद जीएसटी छूट के लिए प्रारंभिक कारोबार सीमा तय करना, यानी जो लोअर लिमिट है कि इससे नीचे के लोगों को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, या इससे ऊपर का जो बिजनेस कर रहे हैं ऐसे लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, अभी के समय में जो लोग 20 लाख रुपए सालाना से कम का बिजनेस कर रहे हैं, दे आर फ्री फ्रॉम जीएसटी, उन्हें जीएसटी से मुक्त रखा गया है। और जो लोग उससे ऊपर का कारोबार कर रहे हैं उन्हें जीएसटी देना पड़ता है। और लास्ट वन इज कि जीएसटी की रेट्स डिसाइड करना या जीएसटी स्लैब्स डिसाइड करना, ये जीएसटी का काउंसिल है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारा जीएसटी 2.0, दैट इज गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी 2.0 क्या है? तो जीएसटी 2.0 में क्या किया गया बेसिकली कि हमारे पास 4 टैक्स स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज किया इसमें कि इन 4 स्लैब्स को रिड्यूस करके 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 स्लैब गायब कर दिया जादू से, और 2 ही स्लैब अब रहेंगे। तो इस पे जादू लगाते हैं, तो इनमें 2 स्लैब गायब करना है, तो ये 2 स्लैब्स गायब कर दिए गए। अब नाउ वी हैव ओनली 2 स्लैब्स, नंबर 1 5% का स्लैब एंड नंबर 2 18% का स्लैब्स। अच्छा, 28% के सारे आइटम्स, जो 28% के स्लैब में आने वाले आइटम्स होते थे, वो सारे के सारे आइटम्स मर्ज कर दिए गए 18% में, और 12% के सारे आइटम्स मर्ज कर दिए गए 5% के स्लैब में। इस तरह यहां अगर देखो तो मोटा मोटी 7% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां अगर देखो तो मोटा मोटी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और 10% का प्रॉफिट कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नेक्स्ट 22 सितंबर से यानी 22 सितंबर से ये जो रिफॉर्म है वो इफेक्ट में आ जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा। 22 सितंबर से ही नई दरें लागू हो जाएंगी या नया स्लैब लागू हो जाएगा। इसका इंपैक्ट देखते हैं। सपोज कर लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका मंथली बजट 35,000 रुपीज है, यानी पूरे महीने में वो 35,000 रुपए खर्च करता है। तो लगभग
35,000 खर्च करने वाले व्यक्ति को लगभग हर महीने 1700 रुपए की बचत होगी। और इसी रेशियो में अगर कोई व्यक्ति महीने भर में 70,000 रुपए खर्च करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है, अपने परिवार के सदस्यों के खाने पीने पर खर्च करता है, अपने परिवार के सदस्यों के दूसरे शौक यानी इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको पूरा करने में, गाड़ी घोड़ा बंगला इन सारी चीजों को, मकान, इन सारी चीजों को मेंटेन करने में जो खर्च करता है 70,000 रुपए, उसकी बचत हर महीने की उसकी बचत लगभग 3400 रुपए, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 70,000 खर्च करने वाला एक मिडिल क्लास जो इनकम का बंदा है, व्यक्ति है, यानी मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का जो व्यक्ति है वो हर महीने लगभग 3500 रुपए की बचत करेगा। अगर उस 3500 रुपए या इस 1700 रुपए की एसआईपी बनवा ली जाए, यानी जो सेविंग हो रही है उसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए उसका, तो 10 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए की सेविंग होगी, 3.5 लाख रुपए की बचत होगी। ऐसे ही जो 70,000 रुपए महीने के खर्च करने वाला व्यक्ति है, जिसकी लगभग 3500 रुपए की बचत हो रही है हर महीने, अगर वो अपना एसआईपी बनवा ले तो लगभग 7 लाख रुपए की उसकी बचत होगी अगले 10 साल में। ये छोटी मोटी बचत नहीं है। बचत जब होती है, जब हमारी बचत होती है, जिसको हम डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं, जब हमारी बचत होती है तो वो पैसा जो सेविंग का पैसा है वो कहीं ना कहीं हम सेव करके रखते हैं। चाहे हम उस पैसे को बैंक में रखते हैं, अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी बैंक से लोन लेके जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक से लोन लेके जाता है बिल्डर, और वो प्रॉपर्टीज डेवलप करता है, इंडस्ट्रीज डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती हैं। ओके, तो अगर हमारी सेविंग होती है तो क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। अगर हमने बैंक में नहीं रखा तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। अगर हमारी बचत होती है ऐसी हर महीने, अगर 3500 रुपए की बचत होने लगे तो हो सकता है हम एक कार खरीद लें और उस कार को किराए पर चलाने के लिए हम सड़क पर उतार दें। ओके, तो उस कार को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बचत से हमने एक बंदे को काम दिया, एक बंदे को रोजगार दिया। तो इस तरह से जब हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यानी प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होगी। और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी चीजों को खरीदने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारा प्रोडक्शन अभी हो रहा है उससे अधिक प्रोडक्शन हमको करना पड़ेगा। जब हम अधिक प्रोडक्शन करेंगे तो नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी, जब नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी तो फिर से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। और इस तरह से एक साइकिल, इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चक्र चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मित्रों, जो शुरू में मैंने बात की थी कि जो मंदी आने की पॉसिबिलिटी है, जो मंदी आने की संभावना है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ कार्ड को वापस नहीं लिया तो हमारी इकोनॉमी में जो एक टेरर चल रहा है उस टेरर को बहुत हद तक ये हमारा रिफॉर्म खत्म करेगा। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत टीम इंडिया यानी मोदी जी और उनकी पूरी टीम काम करती है, और उसका बेनिफिट हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मिलेगा। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत सरकार ने इस भारत के मिडिल क्लास को यानी मध्यम वर्ग को एक साल में 2 गिफ्ट दिया है। एक 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दी
और दूसरा यानी वो डायरेक्ट टैक्सेस में हो गया, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक भारी रिफॉर्म किया, इसका इंपैक्ट अवश्य पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा। आपको बस देखना है, बस वेट करना है। दीपावली आते आते यानी दीपावली के आने तक हमें मार्केट में चेंज समझ में आने लगेगा, बाजार में बदलाव समझ में आने लगेगा। इन्हीं बातों के साथ आज के इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल हम किसी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो इसे लाइक कीजिए। अभी व्यूज बहुत कम आते हैं, इसलिए अभी हमें और हमारी टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट के तौर पर आप ये कर सकते हो कि ऐसे जो वीडियोज होते हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। निश्चित रूप से डे बाय डे हम चीजों को बहुत इंप्रूव करके आपकी जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।